सिंपल कैलकुलेटर बनाऊंगा। तो मैं इधर आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सॉरी बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, हम ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो पहले तो बटन को टारगेट करना है, कॉन्स्ट या लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से कर लेते हैं। आईडी लगा रखी है तो हम आईडी से ही चलते हैं अभी। तो बटन को आईडी क्या लगी हुई है, btn, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया बटन टारगेट हो गया। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो हम करेंगे क्लिक का इवेंट, तो इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है यहां तक। और इसके अंदर अच्छा एक हमारे पास होता है कंसोल लॉग, जो कंसोल के अंदर नजर आता है। एक होता है हमारे पास अलर्ट, ऐसे। तो अगर मैं इसमें कुछ हेलो लिखता हूं तो ये अलर्ट कैसे नजर आता है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह इससे पॉपअप आपको खुलता है। इस पॉपअप को हम अलर्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से हम लिखते हैं अलर्ट, और इसके अंदर उसका पास का, जैसे कंसोल लॉग कर रहे थे वो उस कंसोल में नजर आता है, अलर्ट जो है ऐसे पॉपअप ओपन हो जाता है। तो कभी हम ये यूज कर लेते हैं, कभी वो, जस्ट देखने के लिए फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है। तो इट मीन्स कि मैंने बटन टारगेट किया, बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाया, क्लिक का, और एक फंक्शन कॉल किया, तो वो फंक्शन चल रहा है मेरा सही। यहां तक मेरा काम हो गया सही। आगे चलते हैं। अब मैंने वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लेट v1 मैं इसका नाम रख रहा हूं इज इक्वल टू, तो अब मुझे इस इनपुट्स को टारगेट करना है। क्या आईडी लगी हुई है, पहले की लगी हुई है वैल्यू 1 और दूसरे को लगी हुई है वैल्यू 2। ये इनपुट को, ये जो इनपुट्स हैं फॉर्म वाली इनपुट्स, इनको मैंने आईडीज लगाई हुई हैं, ठीक है। तो कैसे टारगेट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, बताओ ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम, और क्या लिखूंगा पहले इनपुट के लिए, वैल्यू 1, क्योंकि यहां पे मैंने इसको आईडी दी हुई है वैल्यू 1। यहां से कॉपी कर लिया करो, ज्यादा बेहतर है, ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक भी ना आए। अच्छा, अब यहां पे वैल्यू लेने के लिए, अब यहां तक आपके पास इनपुट आ गया। अब इस इनपुट की वैल्यू लेने के लिए तो हम लगाते हैं डॉट और लिखते हैं वैल्यू। अब इसके अंदर, अब मैं इसको करता हूं कंसोल लॉग या अलर्ट, कंसोल लॉग कर लेते हैं, अलर्ट करवा लेते हैं, अलर्ट कंसोल लॉग करते हैं। एक चीज और दिखानी है मैंने, v1 सेव करता हूं, ठीक है, रिफ्रेश करता हूं, और मैं यहां पे लिखता हूं, ये मैं इसके ना प्लेस होल्डर्स खत्म कर रहा हूं, समझ नहीं आती क्या है। तो यह पहले में मैं लिख रहा हूं 6, ठीक है। और जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक हो गया। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने इस इनपुट को टारगेट किया और उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट निकाल ली, डॉट लगा के, जैसे एसआरसी कर रहे थे हम। तो ये वैल्यू की एट्रीब्यूट, यानी कि जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो हमारा यहां से इसके अंदर आ जाएगा v1 में। इसको हमने कंसोल लॉग करवा ली। अभी तक इतना चेक करते हैं कि हमारा काम इतना सही चल रहा है कि नहीं। कंसोल लॉग में आया तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, क्लिक किया तो मेरे 6 मिल गया। इस तरीके से हम इनपुट की वैल्यू लेते हैं। इनपुट टाइप चाहे वो सिलेक्ट है, चाहे वो चेकबॉक्स है, चाहे कोई भी है, वैल्यू इस तरह लेते हैं, ठीक है। अब मैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे एक चीज, चले मैं पहले v2 भी ले लूँ, लेट v2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर वैल्यू 2, और वो दूसरे की भी वैल्यू ले लेता हूँ, और डॉट लगा के वैल्यू, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपने 2 वेरिएबल को प्रिंट करना कंसोल लॉग में, तो कोमा लगा के आप v2 यानी कि दूसरी वेरिएबल भी लिख सकते हो। सेव करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 4, क्लिक किया तो मेरे पास 7 और 4 दोनों आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सम करते हैं कंसोल लॉग में ही, यानी मैं v1 जमा v2 कर सकता हूँ। कंसोल लॉग करते हैं, मैंने लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5, क्या आना चाहिए 10, क्लिक किया 55 आ गया। 55 किस केस में आता है हमारे पास, हाँ, तो 5 और 5 को जमा किया, लेकिन 10 आने के बजाय 55 आ गया। 55 हमारा किस केस में आता है, क्या इशू होता है, क्योंकि स्ट्रिंग होते हैं।
तो अब आपने अब से ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि इनपुट की वैल्यू जब भी लेते हैं, बेशक इसकी इनपुट की टाइप नंबर है, हमेशा स्ट्रिंग में आती है। ठीक है, और मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम टाइप ऑफ करें V1 या V2 सेव करें और यहाँ पे 6 लिखें, कैलकुलेट करें तो स्ट्रिंग आती है। तो ये आपने दिमाग में बिठा लेना है, इसकी आपने गलती नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना। बेशक मैंने इनपुट की टाइप नंबर भी रख दी ना, लेकिन जब हम इस तरीके से इसकी वैल्यू गेट करते हैं ना तो वो हमेशा स्ट्रिंग में आती है। उसको फिर हमें नंबर में ना कन्वर्ट करना पड़ता है खुद से, ताकि क्योंकि हमने उन दोनों को जमा करना है, जोड़ना नहीं है, जमा करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट सम इज इक्वल टू, यानी इन दोनों का जमा। तो हम ना ऐसे कर लेते हैं, नंबर n कैपिटल और एक फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हम v1 पास कर देते हैं। अब ये क्या होगा, अब ये v1 जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जमा नंबर और आगे v2। अब यहाँ पे दो काम होंगे। पहले क्या होगा, ये जो एक फंक्शन है ना नंबर n कैपिटल, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर, हमें तो पता है ना कि 6 लिखा है तो वो नंबर ही है 6, लेकिन इनपुट से जब ले रहे होते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। उसको वापस से हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक ये तरीका है, एक और तरीका भी होता है, बल्कि 3 तरीके हैं। तो पार्स इंट भी करते हैं हम, पार्स फ्लोट भी करते हैं, 4 तरीके हैं, बल्कि एक प्लस का तरीका होता है। 4 तरीकों से हम एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं अभी आपको इसको जमा करने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कंसोल लॉग करके। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, टाइप ऑफ v1 को सेव किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6, क्लिक किया तो स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, अब इस v1 को मैं कन्वर्ट करता हूँ इस फंक्शन के थ्रू v1। ठीक हो, अब सेव करता हूँ और अब इसके साथ लगाता हूँ तो अब ये नंबर बन गई। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा नंबर v1 को नंबर में और v2 को नंबर में, फिर ये ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, तो ये यानी कि ये v1 में जो भी लिखा होगा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और v2 में जो लिखा होगा वो नंबर में कन्वर्ट होगा। फर्ज करो मैंने 7 और 7 लिख दिया, तो दोनों पहले नंबर बनेंगे और फिर दोनों जमा होकर 14 हो जाएंगे और सम जो है इसमें इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब हम इसको कंसोल लॉग करते हैं कि इसमें कुछ वैल्यू आती है हमारे पास। तो ये sum मैंने एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब मैं इसके अंदर 8 और 7 डालता हूँ, अब कैलकुलेट करता हूँ तो अब ये 15 हो गया, क्योंकि जमा वाला ये ऑपरेटर काम करता है दोनों तरफ जब नंबर टाइप हो। ठीक है, स्ट्रिंग ना हो, लेकिन इनपुट से जब हम वैल्यू लेते हैं तो वो नंबर बन जाती है, सॉरी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना अब इसके अंदर, और आगे से इस तरह की गलती नहीं करनी कि अगर आपने नंबर ले रहे हो तो आपको इस तरीके से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद से, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशंस नहीं चलेंगी। ठीक है, अब ये दोनों हो गए नंबर और इसका रिजल्ट जो भी जमा होगा वो इसमें आ जाएगा। अब हमारे पास इस रिजल्ट को हमने शो करवाना है इस 60 की जगह। ठीक है, तो वो हमें पता है, पहले हमारे पास ये आईडी गेट होगी, ये वाली हेडिंग गेट करेंगे हम। तो अच्छा, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, इसकी तरतीब का कोई इशू नहीं है। तो लेट मैं हेडिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी रखी हुई है हमने रिजल्ट। ये हमारे पास हेडिंग आ गई। ठीक है ना, या RES जो भी हम नाम इसका रखना चाहें, RES हेडिंग मैं इसका नाम रख देता हूँ। तो ये तीसरी चीज़ भी गेट हो गई। अब मुझे ये जो इसकी मुझे इसके अंदर रिजल्ट शो करवाना है, यानी इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो क्या करता हूँ, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, टेक्स्ट चेंज करना हो इसका, कल हमने मेथड पढ़े थे, क्यों। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमने हेडिंग गेट की है यानी कि ये वाली हेडिंग, ठीक है ना, तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, ये वैल्यू रखनी है, यानी इसको इक्वल, इसका इनर टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। तो कैसे करते हैं, डॉट
इनर टेक्स्ट, क्योंकि HTML तो होगी नहीं, जस्ट टेक्स्ट होगा, इज इक्वल टू सम, बस आपका काम हो गया। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं 7 और इधर डाला 5, 12। अब आपको ये कंसोल लॉग शॉग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसोल लॉग होता है वो डेवलपर के लिए होता है, यूज़र के लिए नहीं होता। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम ये कंसोल लॉग वगैरह से टेस्टिंग करते हैं, यूज़र ये चीज़ देखेगा आपका, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा, उसको कैलकुलेटर चाहिए 12 और उसको जमा कराना 45 को, कैलकुलेट करेगा। तो ये स्टार्टिंग जो है इसकी हम 60 की जगह 0 कर देते हैं, ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ उसने 7 डाला, यहाँ पे उसने 8 डाला, कैलकुलेट किया 15। अच्छा, अगर उसने रिफ्रेश करते हैं, अगर उसने 6 डाल दिया और दूसरी वैल्यू नहीं दी, कैलकुलेट करेंगे 6, तो वो 0 अंडरस्टैंड कर रहा है। क्यों अंडरस्टैंड करेगा? क्योंकि नंबर में कन्वर्ट हो रही है, NA आ रही, ठीक है। ये नंबर में जब कन्वर्जन करता है तो खाली को वो 0 कंसीडर करता है। 0 खाली स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, फॉल्स, ये एक ही चीज़ होते हैं तकरीबन, ये फॉल्स ही हैं सारे। 0 भी फॉल्स होता है, ठीक है, फॉल्स भी फॉल्स होता है, खाली स्ट्रिंग भी फॉल्स होती है। यानी खाली स्ट्रिंग का मतलब है ये खाली स्ट्रिंग, यानी उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, स्पेस भी नहीं लगाई, जस्ट डबल कोट्स लगा दिए या सिंगल कोट्स, तो ये भी फॉल्स कंसीडर होती है। नल भी फॉल्स कंसीडर होते हैं, अनडिफाइंड भी फॉल्स कंसीडर होती है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक कैलकुलेटर बन गया। लेकिन अब छोटा सा एक चेक लगा दें, 6 की वैल्यू तो डाल दी उसने, दूसरी नहीं डाली, तो हम थोड़ा सा ना उसे बताएंगे कि भाई दोनों वैल्यूज़ डालो फिर आपकी काम होगा। तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक चेक लगा सकते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि इफ़ v1 इक्वल टू खाली स्ट्रिंग आएगी, या v2 इक्वल टू खाली स्ट्रिंग, या v1 की वैल्यू नहीं है या v2 की नहीं है, यानी दोनों की चाहिए ना, तो या लगा दिया मैंने। तो दोनों के केस में मैं एक अलर्ट शो करवाऊंगा उसे, मैं कहूँगा भाई वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इज आर रिक्वायर्ड, या बोथ वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड। सिंपल मैं यूँ कर देता हूँ, थोड़ा सा उसे बता रहे हैं कि बोथ वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, कैलकुलेट करता हूँ तो वो कह रहा है कि बोथ वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, लेकिन 6 यहाँ पे आ गया। ये देखो मैंने लिखा 3, क्लिक किया, एरर तो शो करवा दिया कि बोथ वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, लेकिन आगे भी चल गया कोड। आगे नहीं चलना चाहिए कोड को यहीं पे रुक जाना चाहिए कि भाई क्योंकि ये आ गया ना कि इनमें से दोनों होंगी तो मैं आगे जाऊँगा ना। मैं अपनी कैलकुलेशन तभी करूँगा जब ये दोनों मुझे मिल जाएंगी, या ये खाली हो जाती है v1 या v2, कोई भी एक खाली है तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए उसको आगे जाने से रोकने के लिए कोड को, तो हम जस्ट यहाँ पे ना, जैसे ये कंडीशन है हम चाह रहे हैं कि इस लाइन से आगे ना जाए, तो हम रिटर्न लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो उम्मीद है अब अगर इस कंडीशन में आता है और ये शो करवाता है उसके बाद रिटर्न आता है तो कोड आगे नहीं जाएगा। ब्रेक और कंटिन्यू यूज होता है लूप के अंदर, लूप्स में, वो लूप के ही हैं, वो बाहर यूज नहीं होते। ब्रेक और कंटिन्यू जस्ट लूप में यूज होते हैं। रिटर्न जो है एक यूज हो रहा था हमारा फंक्शन के अंदर से वैल्यू भेजने के लिए, ठीक है, और एक हम कोड को ना ब्रेक करने के लिए भी यूज कर लेते हैं कि यहाँ कोड चल रहा है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, यहाँ पे कंडीशन में अंदर आ गया, या कोई भी वैल्यू खाली है अलर्ट शो करवाया, यहाँ पे उसको रिटर्न मिल गया, तो ये जो आपका रीड हो रहा होता है ना कोड, तो यहीं से वापस चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसके आगे नहीं जाएगा। उम्मीद है कि कहीं कभी कभी ये पंगा भी करते हैं। तो 4, जब इसको मैं खाली छोड़ता हूँ, क्लिक करता हूँ, बोथ वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, अब देखो आगे नहीं गया, 0 0 ही रहा है। पहले ये आगे जा रहा था, ये काम भी कर रहा था, वो सम को कर रहा था। तो अब जब भी इस कंडीशन में आएगा v1 या v2 खाली होंगे तो इस कंडीशन में आएगा, कोड यहीं रुक जाएगा, ख़त्म, आगे नहीं जाना इसने कोड ने, ठीक है। तो 4 और 8 अब आगे जाएगा, क्योंकि अब वो इस कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आया वो, कंडीशन तो देखो ना, दोनों आ गई ना, अब दोनों में से कोई एक भी खाली नहीं है, तो इसलिए वो इस कंडीशन में नहीं आएगा,
ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेटर बन गया और सिंपल सा हमने इसमें वैलिडेशन रूल भी लगा दिया। ऐसे खाली वैल्यू तो नहीं जानी चाहिए ना आगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें स्ट्रिंग कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने इसकी इनपुट टाइप ही नंबर कर दी, ये इनपुट टाइप नंबर। अब इसके अंदर नंबर ही टाइप हो सकता है, कुछ भी टाइप नहीं हो सकता, जस्ट नंबर ही टाइप होगा। ये हमने वैलिडेशंस पढ़ी थी शुरू में, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है ना। तो उनमें से एक टाइप नंबर होती है। तो अब इस इनपुट के अंदर नंबर ही टाइप हो सकता है, तो हमें चाहिए ही नंबर, 2 वैल्यू ले रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, नंबर चाहिए हमें, तो हमने उसकी इनपुट टाइप नंबर ही कर दी। और एक छोटी सी वैलिडेशन यहाँ भी लगा दी हमने कि खाली भी ना जाए आगे, ठीक है। तो